नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियों पर एक निगाह डालते हैं। धार्मिक हिंसा बर्दाश्त नहीं, प्रधानमंत्री ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा। कहा, देश में आपसी सौहार्द की जड़ें गहरी। बिहार में विश्वास मत से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज। जेडीयू ने मांझी समर्थक 7 मंत्रियों को किया निलंबित। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर बीजेपी पीडीपी में व्यापक सहमति। मतभेद के मसले भी शीघ्र सुलझने के संकेत। दिल्ली सरकार ने ठेका कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर लगाई रोक। संजीव चतुर्वेदी की नियुक्ति पर पर्यावरण मंत्री को लिखा पत्र। कांग्रेस ने कामकाज के तरीके पर उठाए सवाल। और स्वाइन फ्लू से अब तक 624 लोगों की मौत। राजस्थान में अब तक 176 की गई जान। गुजरात में मरने वालों का आंकड़ा 150 के पार। और अब देखते हैं आज की पहली खबर। चर्च पर हमले और घर वापसी जैसे कार्यक्रमों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक कट्टरता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि किसी भी समूह को एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने धर्म के चयन को निजी आजादी से जोड़ा है। दिल्ली में ईसाई समुदाय के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते धार्मिक उन्माद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अल्पसंख्यकों में भरोसा जगाते हुए कहा कि किसी भी धर्म के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन मामलों में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई का भरोसा भी प्रधानमंत्री ने दिलाया। We cannot accept violence against any religion on any pretext, and I strongly condemn such violence. My government will act strongly in this regard. प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। My government will ensure that there is complete freedom of faith and that everyone has the undeniable right to retain or adopt the religion of his or her choice without coercion. कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन, वित्त मंत्री अरुण जेटली और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला भी मौजूद थी। कुरियन ने चर्च में तोड़फोड़ की हालिया घटनाओं को अपवाद करार दिया। वित्त मंत्री ने इन अपवादों को भी अस्वीकार्य करार दिया। Some incidents of violence or attack, I would like to say they are only aberrations. They are only aberrations. And I am sure those aberrations will be dealt with seriously. Professor Kurian just now made a comment that some recent instances should be regarded as aberrations. I would only supplement what he had said, that they are not merely aberrations, Professor. These should be regarded as unacceptable aberrations in a society as liberal as India. दरअसल पिछले 6 महीने में दिल्ली में चर्च में तोड़फोड़ और चोरी की 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं एक स्कूल को भी निशाना बनाए जाने से अल्पसंख्यकों में गुस्सा है। इसी तरह धर्म परिवर्तन और घर वापसी जैसे कार्यक्रमों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका भूपेंद्र जी। प्रधानमंत्री ने आज एक ऐसा भाषण दिया जिसको पूरे देश की दरकार थी, मतलब पूरे देश को इसकी दरकार थी, हम ये कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने सेकुलर शब्द का इस्तेमाल न करते हुए भी ऐसा लगा कि सेकुलर भावना के साथ उसके पक्ष में खड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने का जो विचार है उनका हमेशा ही इस प्रकार का विचार है और इस देश में किसी सभी तरीके से हम लोगों के यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है। सबको अपने अपने पंथ को मानने का अधिकार है। धार्मिक जो स्वतंत्रता है और धार्मिक अधिकार किसी भी व्यक्ति का निजी अधिकार है, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिए। और भारत की तो एक विशाल सांस्कृतिक परंपरा रही है कि हम सभी पंथों का, सभी मतों का, सभी विश्वासों का पूर्ण आदर करते हैं। और जब देश का संविधान बना तो हमने ये मौलिक अधिकार के रूप में भी सबको दिया था।
जी, आज वो एक कदम और आगे जाते हुए उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कोट किया और मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन एज ट्रू। मतलब हम केवल सहने की बात नहीं करते हैं, हम स्वीकार करने की बात करते हैं। नहीं, हमारा तो पुराना श्लोक है कि सभी तरह के जो विश्वास है वो विभिन्न नदियों की तरह है जो अंत में जाके सब एक ही सागर में समाती है। इस श्लोक का भी उच्चारण कई बार स्वामी विवेकानंद जी ने किया। और जो सत्य तक पहुंचने की जो एक धर्म में जो अभिलाषा होती है, उस किसी को किसी भी पंथ को, किसी भी पूजा पद्धति को, किसी को किसी भी विश्वास को मानने का आधार है। और ये तो भारत की परंपरा है। और इसलिए जो धर्मनिरपेक्षता है, जिसको हम पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं, ये तो हमारा अपना सांस्कृतिक अपनी परंपरा है। और सबको समान रूप से अपने धार्मिक विश्वासों को, निजी विश्वासों को मानने का अधिकार होना चाहिए। उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 30 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू सेकुलरिज्म। फिर 1 फरवरी को मैसूर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया, हमारी परंपरा सहने की नहीं स्वीकार करने की है, जिसका मैं जिक्र कर रही थी। अब हम क्या माने, आरएसएस हो या फिर प्रधानमंत्री, देश के सामने वो एक नई सोच रख रहे हैं। ये तो भारत की सोच है। अब इसको मीडिया ने किस तरीके से परिभाषित पुनर्भाषित किया हो तो ये है, लेकिन ये तो पूरे भारत की सोच है और ये तो भारतीय परंपरा है। और इसलिए कोई इससे पृथक और कोई इससे भिन्न नहीं है। ये तो एक प्रकार का विषय फैलाया जाता है। ये तो सब भारत की परंपरा का हिस्सा है और हमेशा से सभी विश्वासों को, सभी धर्मों को भारत में पूरी आजादी रही है। तो इतनी देर क्यों लग गई इस बात को कहने में? आपको सुनने में देर लगी होगी, आपने आज सुना होगा, ये हमेशा से कहते रहे। आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो, आपकी पार्टी और आप लोगों की विचारधारा हमेशा से यही थी, या अपनी विचारधारा से अलग जाकर अब आपके नेता ये बातें बोल रहे हैं? आप बताइए हमारी विचारधारा क्या थी। अगर आपने हमारी पंचनिष्ठा पढ़ी हो तो आप मुझे बताइए। नहीं, हम तो आपके जरिए देश को बताना चाहते नहीं, हैं। आप मैं आपको कह रहा हूँ ना। हाँ। ये तो आपका एक किस्म से आरोप हो गया। जनता को ये संदेश क्यों जा रहा है? हमारी तो पंचनिष्ठाओं यही थी। सभी लोगों को अपने विश्वासों को, अपने मान्यताओं को, अपने पूजा पद्धति को जो मानने का अधिकार है वो सब लोगों को मिलना चाहिए। तो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। और इसलिए किसी भी प्रकार की कट्टरता, किसी भी प्रकार का जो जिहादी आक्रमण है, उसके खिलाफ तो आवाज जो उठी है वो तो सब लोगों की उठी है। लेकिन भारत की कोई ऐसी परंपरा नहीं रही है। और मुझे नहीं लग रहा आपको पहले कौन सी विचारधारा नजर आ रही थी और अब कौन सी विचारधारा नजर आती है। हमने ये सवाल इसलिए पूछा कि इससे पहले दिल्ली में 5 चर्चों पर हमले किए गए या हुए। और उस वक्त बार बार ये उम्मीद की जाती रही कि सरकार की तरफ से सुरक्षा का कोई भरोसा या आश्वासन आएगा, लेकिन कोई बयान, कोई इस तरह का भरोसा देखने को मिला नहीं। आखिरी बार जब 6ठी बार स्कूल में हमला किया गया या स्कूल में चोरी की घटना हुई, जो भी कह सकते हैं, हालांकि किसी ने वेंडलिज्म कहा, किसी ने थेफ्ट की घटना कही, पर उसमें प्रधानमंत्री ने पहली बार सुरक्षा का भरोसा दिलाया। तो ये बात अगर पहले कहते तो शायद इस तरह की घटनाओं पर रोक लगी होती। मैंने इसलिए इस संदर्भ में ये सवाल पूछा। मुझे लगता है अमृता जी, आपने विषय और तथ्यों को पूरी तरीके से देखा नहीं है। क्योंकि अगर जैसे ही दिल्ली में घटना हुई थी, राजनाथ जी का तुरंत स्टेटमेंट आया था और गृह मंत्री जी ने तुरंत एक्शन की बात करी थी। जब विद्यालय में भी घटना हुई थी तो स्मृति ईरानी जी गई थी। और प्रधानमंत्री, तब तक 5 घटनाएं हो चुकी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इन तथ्यों को वापिस से देख लीजिए। और ये जो घटनाएं हुई हैं, ये अपराध की घटना है और सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। इस घटना को आप हमसे कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी, सरकार तो जिम्मेदारी को स्वीकार कर रही है ना। क्योंकि आप देखिए जो क्रिश्चियन संगठन है वो प्रदर्शन करके आश्वासन की मांग कर रहे थे। मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि पिछली बार मुंबई में मीडिया की वैन पे आग लगाई गई और महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी करी, तो क्या वो कांग्रेस सरकार की घटना थी? आसाम में जो ये तरुण गोगोई की सरकार है, बोडो लोगों को अपने घर से निकलना पड़ा, क्या वो कांग्रेस की घटना थी? लेकिन सरकारों से ये तो उम्मीद की ही जाती है कि वो सुरक्षा मुहैया कराएं और लोगों को आश्वासन दें कि लोग भय में ना आए। हाँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि तुरंत गृह मंत्री जी का बयान आया, तुरंत हमारे शिक्षा मंत्री वहां पर पहुंची और आज प्रधानमंत्री जी का जो भाषण आया है, प्रधानमंत्री जी का भाषण हमेशा इन परंपराओं और आदर्शों के अनुरूप रहा है।
जी। प्रधानमंत्री जी की जो व्यापक ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सबको एक मानने की भावना है, और स्वामी विवेकानंद तो हमेशा से उन्होंने अपने आदर्श के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को फैलाया, और प्रधानमंत्री जी का जिस नारे को देकर हमारी पार्टी सत्ता में आई है वो सबका साथ और सबका विकास है। तो ये तो हमारा मैनिफेस्टो है, चलिए हम इसी को लागू कर रहे हैं। एक और सवाल मैं जरूर पूछूंगी आपसे। हाल के दिनों में साध्वी निरंजन ज्योति, साक्षी महाराज जैसे लोगों के भी बड़े कड़े बयान आए। क्या अब ऐसे बयानों पर पार्टी रोक लगाएगी? ऐसे नेताओं के बोल पर पार्टी रोक लगाएगी? इसके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर स्पष्टीकरण दिया है। भारतीय जनता पार्टी में साध्वी निरंजन जो स्वामी जी हैं उनको नोटिस दिया गया, उनका स्पष्टीकरण लिया गया है, और पार्टी ने जहाँ पे जो गलत बयान थे उनके प्रति अपना असहमति भी पार्टी ने जाहिर करी है। और हमारी पार्टी जो है अपनी पंचनिष्ठाओं में इन मूल भावनाओं को लेकर चलती है। सहिष्णुता की नीति, सबके विश्वास की नीति, सबके विकास की नीति, ये सब भारतीय परंपराओं का हिस्सा है, और हमारी पार्टी असहमति जताने से तो नहीं होगा भूपेंद्र जी, असल में कार्रवाई करने की उम्मीद की जाती है। नोटिस दिया ना, नोटिस देके कार्रवाई करी है। बाकी पार्टियों में तो ऐसा नहीं करा है। बाकी पार्टियों में जिन महासचिवों ने विषय लिए हैं उनको तो कभी नोटिस भी नहीं गया। हमारी पार्टी ने नोटिस तो दिया है, बाकी गैर जिम्मेदार लेकिन बाकी पार्टियां क्या करती हैं उससे नहीं है, क्योंकि हम सत्ताधारी पार्टी हैं। हम भारत में एक प्रजातांत्रिक तरीके से उत्तरदायित्वपूर्ण शासन में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमने सब विषयों का संज्ञान लिया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में पहले ये था, बाद में ये था, मुझे लगता है आप एक बार भी भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं को अगर जानेंगी तो हमारी पार्टी का मूल स्वरूप, वैचारिक दर्शन और आपको ध्यान में आएगा। पंडित दीनदयाल जी ने जिस एकात्म मानववाद की कल्पना करी उसमें सब व्यापक विचारों को समावेश करके एक भारत को परंपरा के आधार पे आधुनिक भारत बनाने की हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी इस बात पर कायम रहेंगे। बहुत बहुत हमारी शुक्रिया। बात ही यही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में और इस चर्चा में शामिल होने के लिए भूपेंद्र जी। ये थी आज की पहली खबर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। श्रीलंका से मजबूत होते रिश्ते, तमिलों के लिए भी अच्छे संकेत। देखिए देश देशांतर सिरिसेना भारत में आज रात 8:30 बजे। जेडीयू ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का साथ देने वाले बिहार के 7 मंत्रियों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इन 7 मंत्रियों को पद न छोड़ने की वजह से पार्टी ने ये कार्रवाई की है। निलंबित होने वालों में नरेंद्र सिंह, नीतीश मिश्र, शाहिद अली, वृषण पटेल, भीम सिंह, सम्राट चौधरी, महाचंद सिंह के नाम शामिल हैं। जीतन राम मांझी को पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है। शरद यादव ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के फैसलों से बिहार में संकट पैदा हो गया है। काम गवर्नर साहब करना चाहिए था, हमको अदालत जाना पड़ा क्योंकि बिहार बर्बाद हुआ जा रहा है। यानी बिहार जो है वो वैसे ही एक गरीब सूबा है और उसमें जो बजट है उसकी सीमा को कोई देखने नहीं, कुछ भी करना यानी एक तरह से एक मुंगेरी लाल का सरकार चलाने का काम हो रहा है वहां। इस बीच बिहार में विधायकों को अपने पाले में करने के लिए दोनों ही पक्ष तरह तरह की रणनीति भी अपना रहे हैं। विश्वास मत पर मतदान से 3 दिन पहले जेडीयू ने जहां डिनर डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया, वहीं मुख्यमंत्री मांझी ने भी अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात का सिलसिला तेज कर दिया है और बीजेपी ने कल अपनी आगे की रणनीति तय करने के लिए विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। बिहार में सियासी घमासान के बीच बयानों का दौर भी जारी है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार पर महादलितों के अपमान का आरोप लगाया है। हमारा आरोप है कि जीतन राम मांझी एक महादलित को धोखा देने का काम नीतीश कुमार ने किया। एक महादलित था इसलिए मुख्यमंत्री बनाया और जो कि महादलित है इसलिए हटाया जा रहा है। अगर कोई दूसरे जाति का मुख्यमंत्री होता तो नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं होती कि इसको हटाने का इस प्रकार से षड्यंत्र करते। नीतीश कुमार भी बयानबाजी में पीछे नहीं हैं।
बीजेपी के आरोपों का पलटवार करने वाले नीतीश का दावा है कि साल 2000 में उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था, जबकि मुख्यमंत्री मांझी को 14 दिन मिले हैं। नीतीश के आरोपों से बेपरवाह मांझी कैंप के मंत्री बहुमत साबित करने का दावा कर रहे हैं। हमारे पास 30 से 35 लोग हैं और आजकल में जो संख्याएं हैं, कुछ लोगों से बातचीत जो हुई है, जिन लोगों की बातें अभी हम लोगों के पास आई हैं, जो लोग फोन से संपर्क में हैं, मुझे लगता है कि हम 40 को पार करेंगे। और ये सत्य है कि बीजेपी अगर अपना रुख स्पष्ट करती है, बीजेपी अगर फ्लोर पे हम लोगों का मदद करती है, तो ये बहुमत साबित होगा। बिहार में 20 फरवरी को मांझी सरकार को बहुमत साबित करना है। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। विश्वास मत से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब दिल्ली की सियासत। दिल्ली में अतिक्रमण गिराने पर पाबंदी लगाने के दूसरे दिन सरकार ने एक और बड़े फैसले का ऐलान किया है। सरकार ने राज्य के सभी ठेका कर्मचारियों को हटाने पर रोक लगा दी है। इस फैसले से माना जा रहा है कि करीब 1 लाख लोगों को राहत मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से जुड़े इस फैसले का सीधा असर स्कूलों और अस्पतालों से जुड़ी सेवाओं पर पड़ेगा। आज जारी आदेश में कहा गया है कि अगले आदेश तक ठेके पर काम करने वाले किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। इस बीच राज्य सरकार ने एम्स के पूर्व चीफ विजिलेंस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखा है। इस बीच सचिवालय में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी आज भी जारी रही। कांग्रेस और बीजेपी ने इसकी तीखी आलोचना की है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसी तरह से गुजरात सचिवालय में मीडिया के घुसने पर रोक लगाई थी। अब वही काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो कहीं पर इन दोनों की जो विचारधारा है वो एक दूसरे से मेल तो नहीं खाती। कि मीडिया को सचिवालय में नहीं आने दिया जाएगा और उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, क्यों रोका गया है, इसके बारे में वो अपनी नीति स्पष्ट करें। हमारा ये कहना है ये फैसला तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, वरना हम इस फैसले का विरोध करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार का बचाव किया है। जैसे अधिकारियों के बैठने के लिए दफ्तर है, जैसे मंत्रियों के बैठने के लिए दफ्तर है, वैसे ही मीडिया वालों के लिए बैठने के लिए बाकायदा एक मीडिया सेंटर सचिवालय में बना हुआ है, जहां तक आराम से जाते हैं वो बैठते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में झुग्गियों को हटाने पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली पुलिस को नई सरकार को हर तरह की मदद देने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज अपना एक और वादा पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक छोटे उद्योग लगाने के लिए अब प्रदूषण नियंत्रण और एमसीडी से लाइसेंस की दरकार नहीं होगी। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में छोटे व्यापारियों की दिक्कतों को दूर करने का वादा किया था। जम्मू कश्मीर की खबर है। जम्मू कश्मीर में साझा सरकार के लिए बीजेपी और पीडीपी के बीच अधिकतर मुद्दों को सुलझा लिया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अनुच्छेद 370 और आफ्स्पा के मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीती रात बीजेपी के नेताओं से मुलाकात भी की। दोनों दलों के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। अनुच्छेद 370 और सशस्त्र बलों को विशेषाधिकार कानून पर बीजेपी और पीडीपी के बीच बातचीत का दौर जारी है। दोनों दलों में चर्चा इस बात पर है कि आखिर कैसे इन दोनों मुद्दों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जगह दी जाए। सूत्रों के अनुसार रविवार को दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में बीजेपी और पीडीपी नेताओं की मुलाकात हुई। हमारे संबंधित संगठन जो जम्मू कश्मीर के विषय में विशेष काम करते हैं या विशेष उनके विचार हो, उन सभी से विचार परामर्श जिस स्तर पर होना है उस स्तर पर हो रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोरा से मुलाकात की। हालांकि इस मसले पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सरकार बनाने के विषय में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। संगठन की ओर से कुछ एक नेताओं को अधिकृत किया गया है इस विषय पर चर्चा करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए। उचित यही होगा कि वो इस विषय में आपसे चर्चा करें। दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में है और जैसे ही इन दोनों मसलों पर अंतिम फैसला हो जाता है, सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। I think there are more areas of convergence now as a result of talks and informal talks than there are areas of divergence.
but have faith in our leadership to skillfully negotiate. लेकिन दोनों ही पार्टियां सरकार गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं दे रही हैं, लेकिन लग यही रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में सरकार गठन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर विधान परिषद के चुनाव के लिए बीजेपी ने 11 में से 5 उम्मीदवारों का ऐलान मंगलवार को कर दिया। राज्यसभा की तरह ये चुनाव भी दोनों ही दल समझौते के तहत लड़ रहे हैं। जल्दी ही पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी संभव है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से पहले बीजेपी और पीडीपी के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में धारा 370 और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पर क्या कहा जाता है और कितना कहा जाता है, इस पर आरएसएस की सीधी नजर है और यही वजह है कि इन दोनों पार्टियों को सरकार गठन में अभी समय लग रहा है। कैमरामैन प्रेम के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले में कांग्रेस के आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि जिस दस्तावेज के आधार पर पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत को गिरफ्तार किया गया, उसी दस्तावेज के आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है और उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं और जिस तरह की ये उनकी चेष्टा है वो निश्चित तौर पर छवि खराब करने का प्रयास है और हम उस मामले में कानूनी कार्रवाई करें। और अब देखते हैं आगामी बजट से जुड़ी खबरें। भारत रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक देश है और इसीलिए आगामी बजट में स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है। सेना के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा आवंटन में बढ़ोतरी की भी उम्मीद की जा रही है। दरअसल 2014-15 के सैन्य बजट में 2,29,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। भारत रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भर है और करीब 70% सैन्य साजो सामान आयात किया जाता है। यही वजह है कि आगामी बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए भी मेक इन इंडिया को ध्यान में रखा जाएगा। It's undoubtedly indigenization, I think, goes at the very heart of our defense preparedness. Unless we start making major systems and integrating them at home, we cannot be sure of our defense capabilities overall. And I think the Prime Minister is laying a lot of focus on it. चाहे मिसाइल कार्यक्रम हो या फिर परमाणु कार्यक्रम, बीते 3 दशकों में भारत ने तकनीक और डिजाइन में अहम मुकाम हासिल किया है। लेकिन सीएजी ने ध्रुव हेलीकॉप्टर से लेकर हल्के लड़ाकू विमान तेजस और अर्जुन टैंक में भारी मात्रा में विदेशी सामान के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। To give confidence to the outsiders who are willing to invest into India in various infrastructure developments, is they have to be confident that the country is secure, and of course the procedure should be simplified so that they do not run from pillar to post and hit a wall ultimately. जानकारों का मानना है कि सिर्फ घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना समाधान नहीं है, इसके साथ ही निर्यात नीति पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने इस सिलसिले में निवेश प्रक्रिया सरल बनाने की इच्छा जाहिर की है। पलक शर्मा, राज्यसभा टीवी। अब बीमारी के खतरे। देश में स्वाइन फ्लू से अब तक 624 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। राजस्थान इस मामले में अव्वल रहा है। राजस्थान में इस बीमारी से अब तक 176 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं गुजरात में मौत का आंकड़ा बढ़कर 150 के पार पहुंच गया है। स्वाइन फ्लू ने देश के करीब 1 दर्जन राज्यों को अपनी चपेट में ले रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है।
मंगलवार को इस बीमारी से पीड़ित 11 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद बढ़कर 176 हो गई है। राजधानी जयपुर में सबसे बुरा हाल है। यहाँ अब तक 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि अजमेर में 25 और नागौर में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक स्वाइन फ्लू के 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत करीब 1 दर्जन राज्यों को इस बीमारी ने अपने चपेट में ले रखा है। गुजरात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 150 हो गई है। मध्य प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 81 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 352 लोग इससे ग्रसित हैं। महाराष्ट्र में हालात बिगड़ गए हैं। अब तक यहां 58 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित करने के प्रयास जारी है और सारी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। मैं खुद भी लगभग रोज मॉनिटरिंग करने का काम कर रहा हूं। पर्याप्त दवाइयां, उपकरण, बाकी सारी चीजें मौजूद है। तो हमारे पास आज की तारीख में डॉक्टर, सिस्टर और सभी प्रकार का है, सभी प्रकार के उपकरण भी अवेलेबल है और उसकी जो मेडिसिन है वो भी अपने पर्याप्त माप में अभी है हमारे पास। देश भर में अब तक 8,500 से ज्यादा स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार ने स्वाइन फ्लू के मामलों से निपटने के लिए राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे स्वाइन फ्लू के मरीजों की जांच, उन्हें अलग रखने और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब जाते जाते देश और दुनिया की कुछ और खबरें संक्षेप में। नमस्कार। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र राज्यपाल राम नाईक के अभिभाषण के साथ ही बुधवार से शुरू हो जाएगा। 24 फरवरी को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राज्य के सालाना बजट को सदन पटल पर रखेंगे। 27 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान 6 अहम बिल सदन में पेश किए जाएंगे। निवेशकों के रुपए न लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अदालत ने सहारा प्रमुख से पूछा कि आपको 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने में मुश्किल हो रही है, तो आप बाहर आने के बाद 30,000 करोड़ रुपए का भुगतान कैसे करेंगे। सीपीआई नेता गोविंद पानसारे की हालत नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टोल टैक्स के खिलाफ मुहिम चलाने वाले पानसारे को सोमवार को अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने आज बोधगया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। सिरिसेना रविवार से 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता आर पाटिल का आज राजकीय सम्मान के साथ तासगांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पाटिल का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया था। 57 साल के पाटिल 6 बार विधायक रहे। पाकिस्तान के लाहौर में आज पुलिस लाइन के बाहर हुए एक आत्मघाती हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। इससे पहले 13 फरवरी में पाकिस्तान के पेशावर में भी एक मस्जिद के करीब हुए आत्मघाती हमले में 20 लोग मारे गए थे। विश्व कप क्रिकेट के 6ठे मैच में आज न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 36.2 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 24.5 ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पूर्वी अमेरिका में बर्फीली तूफान का असर आम जनजीवन पर पड़ा है। मंगलवार को भारी बर्फबारी की वजह से वॉशिंगटन डीसी में सभी कार्यालय बंद रहे। भारी बर्फबारी की वजह से लोग घरों में कैद हैं।